हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एपी को समझाने की कोशिश की थी कि एपी डी स्टूडेंट्स क्या होता है। और कल मैंने आपको पहले 7 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सेंड किया था और उसमें जो भी डाउट आया, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट सेंड किया था, वो डाउट मैंने आपको सोल्व करके सेंड कर दिया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे एपी के बारे में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया कि आपके पास कोई एपी है। आपकी बुक के अनुसार रस्तोगी पब्लिकेशन की ये बुक है। बुक में कहा गया है कि किसी एपी का 7th जो टर्म है वो 32 है, यानी कि 7th नंबर पर जो वैल्यू है वो 32 है और 13th टर्म जो है वो 62 है। फाइंड द एपी। तब हमें एपी निकालनी है। यानी कि हमें एपी के बारे में दो बात बताई गई हैं। पहली ये बात बताई गई कि जो उसकी 7th टर्म है वो 32 है और जो 13th टर्म है वो 62 है। तो बताइए एपी क्या है। तो एक्चुअली एक इक्वेशन तो मैं यहां से बनाऊंगा कि 7th टर्म की वैल्यू 32 है और एक इक्वेशन में यहां से बनाऊंगा 13 टर्म की जो वैल्यू है वो 62 है। इस प्रकार मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी और उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके मैं ए और डी की वैल्यू निकालूंगा। और जब मेरे पास ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी तो ए डी की हेल्प से मैं एपी भी बना दूंगा। सर कैसे बनाएंगे ए डी की हेल्प से एपी? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी एपी का ए भी है और डी भी है, ए बोले तो फर्स्ट टर्म भी है और डी बोले तो कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम एपी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d एंड सोन। ये एपी होती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मुझे दिया गया है T7 इक्वल 32। तो मैंने ये बात यहाँ लिखी। T7 की वैल्यू होती है a प्लस 60। एक्चुअली अगर यहाँ T9 लिखा हुआ होता तो T9 का मतलब 9th टर्म अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो T9 की वैल्यू हो जाती है a प्लस 8d। यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है d के साथ ठीक उससे एक कम नंबर आता है और ए डी अपने स्थान पर एज इट इज रहते हैं। यहाँ T7 लिखा हुआ है तो T7 की वैल्यू a प्लस 60। अगर यहाँ T10 लिखा हुआ होता तो T10 की वैल्यू a प्लस 90। तो T7 कितना बन जाएगा? a प्लस 60। 32 एज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब T13 को मार्केट में बुलाया गया। T13 इक्वल आपको दिया गया है 62, तो T13 इक्वल 62। यहाँ से वैल्यू मैंने यहाँ बुलाई। T13 की वैल्यू 62 है। T13 की वैल्यू a प्लस 12d। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। तो जब T7 की वैल्यू जो नंबर यहाँ होगा d के साथ उससे कम आ जाएगा। यहाँ 13 है तो a प्लस 12d हो जाएगा 62 एज की इक्वेशन नंबर 1 और सॉरी 2। अब मेरे पास जो दो इक्वेशन बनी है, एक ये बनी है और एक ये, इन दोनों को सोल्व करके मैं ए और डी की वैल्यू निकालूंगा। आइए बात करते हैं। मैंने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास a प्लस 6d इक्वल 32, a प्लस 6d इक्वल 32 और दूसरे वाली थी a प्लस 12d इक्वल 62। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। सर क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ए पॉजिटिव ये ए नेगेटिव हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ वाला साइन नेगेटिव, यहाँ वाला साइन नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये कैंसिल आउट। प्लस 6d माइनस 12d, 6d में से 12d चला गया, माइनस 6d बन जाएगा। यहाँ प्लस, हालांकि वो बाद में प्लस हुआ है, लेकिन फिलहाल 6d में से 12d जाएगा तो माइनस 6d आ जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप 62 नेगेटिव माइनस के आपके पास 62 है और प्लस के पास आपके पास 32 है, जब माइनस के 62 में से 32 जाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। तो माइनस यहाँ आया, माइनस यहाँ आया, कैंसिल आउट हुए। अगली लाइन में c डिवाइड में आ गया, 30/6 d निकल के आया 5। अब जो मेरे पास ये d निकल के आया है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? a प्लस 6d इक्वल 32। पीछे देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, a प्लस 6d इक्वल 32। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, a प्लस 6d इक्वल 32। a की वैल्यू एज इट इज 6 एज इट इज, d की स्थान पर मैंने 5 रखा तो इक्वल 32, a एज इट इज 6 और 5 की मल्टीप्लाई 36 हुई। ये प्लस है, इधर 32 के पास पीछे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद 32 में से
30 चला गया तो 2a भी मेरे पास आ चुका है। a मेरे पास आ चुका है तो d मेरे पास पहले ही मैंने निकाल लिया था। a और d की हेल्प से मेरे पास AP बन जाएगी, जो कि AP होती है आप पहले से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। AP जो होती है वो होती है A, A प्लस D और A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के लगाई। A की वैल्यू मैंने क्या लगाई 2, A की वैल्यू फिर 2 लगाई, D की वैल्यू मैंने यहाँ 5 लगाई जो कि मेरे पास पहले से पड़ी थी। A की वैल्यू मैंने 2 लगाई, 2 एज इट इज, D की वैल्यू मैंने 5 लगाई। अब ध्यान से देखिएगा 2 प्लस 5 7 और 2 और 5 के पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 आ जाएगा, 10 में 2 ऐड कीजिएगा 12 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये AP बन पाई है। क्या बन पाई है डियर स्टूडेंट्स? AP। दिस इज आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है कि लेट द क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी कोई AP है, ये AP मेरे पास है 3, 10 और 17 और आपको कहा गया है द गिवन कंडीशन इस की जो कंडीशन है क्वेश्चन में कहा जो nth टर्म है आपके पास, ये कोई AP है। डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, आपके पास कोई AP है, AP 3, 10 और 17। इस AP की जो nth टर्म है, nth का मतलब TN, वो 13 टर्म से 84 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब यहाँ प्लस का साइन लगाया तो TN इक्वल T 13 प्लस 80। एक्चुअली जो nth टर्म है वो 13th टर्म से 84 ज्यादा है, एक्सेड है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि TN को T13 को इक्वल करने के लिए, क्योंकि जो T13 है वो 13 टर्म से 84 ज़्यादा है, तो या तो इसमें प्लस कर दो 84 जो TN के इक्वल हो जाएगा, या 84 इसमें से माइनस कर दो जो कि T13 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इसमें 84 प्लस किया, ऐसा कर दी से TN और T13 प्लस 84 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। TN की वैल्यू लगाई A प्लस N माइनस 1 इंटू D, T13 की वैल्यू लगाई A प्लस 12D प्लस 84। मुझसे TN की वैल्यू पूछी गई, क्या पूछी गई स्टूडेंट्स? TN। अब N माइनस 1 D की वैल्यू निकाल के रख दी। D था यहाँ ध्यान से देखिएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ D की वैल्यू 7 लगाई। 12 एज इट इज, D की वैल्यू मैंने 7 लगाई, ये जो का तो 7 की यहाँ N माइनस 1 में 7 की मल्टीप्लाई की गई, या बाद में कर लेना। N माइनस 1 एज इट इज, 7 एज इट इज, यहाँ 84 आ जाएगा। 84 ऐड किए गए 168 आए। अब एक्चुअली 7 डिवाइड में आ जाएगा, 168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 1 यहाँ से पीछे आ जाएगा। एक बार और सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा आपके पास ही कोई AP है 3, 10 और 17 और इस AP की जो nth टर्म है वो 13th टर्म से 84 ज़्यादा है। तो मैंने इस टर्म को TN को T13 को इक्वल बनाने के लिए इसमें 84 ऐड किया। TN की वैल्यू लगाई A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जो कि TN का फार्मूला होता है। T13 का फार्मूला जो होता है A प्लस 12D होता है। 84 एज इट इज, A से A कैंसिल आउट क्योंकि A इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। N माइनस 1 एज इट इज, D एज इट इज, 12 एज इट इज, और यहाँ आपने D की वैल्यू रखी। D मैंने यहाँ से निकाला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 में से 3 जाके 7 आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, चलो आगे देखेंगे। अब D की वैल्यू यहाँ लगाई 7, दोनों की मल्टीप्लाई 84 के ऐड किया 168, ये 7 डिवाइड में आ जाएगा। 168 को 7 से डिवाइड किया 24, ये माइनस में चला जाएगा। आगे ध्यान से देखेंगे तो N माइनस 1 तो N माइनस 1 इक्वल 24 आया और मैंने माइनस 1 इधर शिफ्ट किया तो T24 और N माइनस 1 इक्वल 24, 1 को इधर लेके आया तो 24 प्लस 1 इधर नेगेटिव था, प्लस हो जाएगा तो N की वैल्यू 25 है। अर्थात इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ उस AP की जो 25th टर्म है वो 13th टर्म से 84 ज्यादा है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिटरमाइन द AP, यानी कि AP निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, उस AP की जो थर्ड टर्म है वो 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से, है ना, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। चलो बाद में समझते हैं, पहले पहली बात समझते हैं। AP निकालनी है
एपी निकालने के लिए एक तो हमें ए की आवश्यकता पड़ती है और एक डी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कहीं से मुझे ए मिल जाए और डी मिल जाए तो मैं एपी बना दूंगा। क्यों क्यों सर, कैसे बना दोगे? क्योंकि एपी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस प्रकार की एपी होती है। तो मैंने क्या किया, एपी बनाने के लिए यहाँ से इक्वेशन बनाना चालू की। क्वेश्चन में कहा गया थर्ड टर्म 16, यहाँ देखिए थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म का मतलब T13, वो सॉरी T3, थर्ड का मतलब T3 इक्वल 16। T3 की वैल्यू लगाई a प्लस 2d, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर मैं T2 की वैल्यू निकालता हूँ तो a प्लस 2d आ जाएगा। अगर मैं T13 की वैल्यू निकालता हूँ a प्लस 12d आ जाएगा। अगर मैं T9 निकालता हूं तो T9 हो जाएगा a प्लस 8d। यहां T3 निकालना था तो a प्लस 2d इक्वल 16, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन को देखिए। सेकंड कंडीशन में कहा गया एंड सेवंथ टर्म का मतलब T7, फिफ्थ टर्म मतलब T5 से 12 ज्यादा है का मतलब प्लस 12। यानी कि अगर फिफ्थ टर्म में अगर मैं 12 ऐड कर दूं, वही पिछले वाले क्वेश्चन वाली बात है। अगर 12th टर्म वो फिफ्थ टर्म में अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो मैंने T7 की वैल्यू लगाई a प्लस 6d, T5 की वैल्यू लगाई a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल आउट, 6d एज इट इज, 4d एज इट इज। यहाँ ये प्लस है, एक्चुअली क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लस। तो यहाँ मैंने प्लस लगाया, 4d को उधर लेके गया, माइनस हो गया, 6d माइनस 4d इक्वल 12। 6d में से 4d गया 2d इक्वल 12, 2 डिवाइड में आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, डी की वैल्यू 6 आई। अब डी मेरे पास मिल चुका है। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। एक बार देखिएगा हुआ क्या था कि सेकंड कंडीशन के अनुसार इक्वेशन नंबर 1 तो बन चुकी थी। सेकंड कंडीशन में कहा गया था जो सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सेवंथ टर्म की वैल्यू a प्लस 6d लगाई, फिफ्थ टर्म की वैल्यू a प्लस 4d लगाई, प्लस 12 एज इट इज रखा, 6d एज इट इज, 4d एज इट इज, माइनस वो प्लस 12 एज इट इज, ये प्लस है। अब 4d को इधर लेके गया, माइनस 4d हुआ इक्वल 12, 6d में से 4d गया 2d इक्वल 12, 2 डिवाइड में आया 12 बाई 2 6, तो d की वैल्यू 6 आई। दिस वैल्यू पुट इन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। a प्लस 2d इक्वल 16 इक्वेशन नंबर 1 थी, तो मैंने d की वैल्यू यहाँ लगाई, a एज इट इज, 2 एज इट इज, d की वैल्यू 6 रखी, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। अब 12 को इधर पीछे लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 16 माइनस 12 यानी कि a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब मेरे पास a आ चुका है, मेरे पास d पहले से पड़ा हुआ है, तो AP तो हम जानते हैं सर क्या होती है AP। AP होती है डी स्टूडेंट्स a कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d। ए की वैल्यू मैंने 4 लगाई, ए की वैल्यू 4 लगाई, डी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के 6 यहाँ लगाई, ए की वैल्यू मैंने 4 लगाई, 2 एज इट इज, डी की वैल्यू मैंने यहाँ एक्चुअली 6 लगाई, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4, ये 10 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगी। तो इस प्रकार मेरे पास ए पी आ चुकी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इजी है, खुद कर सकते हैं। मैं 13 के बारे में बात करता हूँ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कोई आपको सीक्वेंस दी गई है 114, 109, 104 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन में कहा अगर हम इस सीक्वेंस को आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएं और ऐसी कौन सी टर्म है जो नेगेटिव आएगी, जो यानी कि जिस टर्म में सबसे पहले नेगेटिव आएगा, यानी कि ऐसी फर्स्ट टर्म बताइए जो नेगेटिव होगी। यहाँ देखिएगा ये स्टूडेंट्स जो टर्म है 114 है, ये 109 है, ये 104 है। ध्यान से देखिएगा, जब मैं सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ तो टर्म की वैल्यू घटती जा रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये सारी वैल्यू प्लस में है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि माइनस वाली टर्म आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो सीरीज है घटती हुई जा रही है। तो वही टर्म मुझे बतानी है कि वो जो टर्म आएगी वो कौन से नंबर पर आएगी। तो जब भी हम नेगेटिव टर्म निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए होता है t<0। सर क्यों? क्योंकि सारे लेस देन वाली वैल्यू आपकी 0 से कैसी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। सारी लेस देन वाली वैल्यू 0 से छोटी होती है।
तो मैंने यहाँ लिखा टी एन लेस देन 0। जब भी नेगेटिव टर्म पूछा जाए तो आप यूज कीजिएगा टी एन लेस देन 0। अब टी एन लेस देन 0 के बाद मैंने टी एन का फार्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, यहाँ लेस देन। अब यहाँ एक स्थान पे यहाँ से 114 उठाइएगा, यहाँ रखा एन एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि एन तो मुझे निकालना है, डी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 109 में से 114 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरे पास यहाँ डी की वैल्यू -5 आ जाएगी। डी की वैल्यू 109 में से 114 गया तो डी की वैल्यू मेरे पास -5 आई लेस देन 0। अब 114 में इधर लेके गया, यहाँ प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। -5 की मल्टीप्लाई एन में कीजिएगा -5n माइनस ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा लेस देन। अब 114 इधर लेकर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मन लगा करके 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा -5n लेस देन -119। अब एक बात ध्यान कीजिएगा, कुछ बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, इन बातों को आप 11th क्लासेज में जाके सीखेंगे। इस माइनस से ये माइनस कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा इनक्वलिटीज के दौरान। अगर आपने इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनक्वलिटीज में कभी भी माइनस से माइनस एक दूसरे से नहीं कैंसिल आउट होते। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, और जैसे -1 से इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, चेंज। तो इस -1 से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई की तो प्लस का 5n हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई की प्लस का 119 हो जाएगा। इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन से हो जाएगी ग्रेटर देन। अगले लाइन में 5 डिवाइड आ जाएगा तो आपके पास n ग्रेटर देन 23.8 आया। अब आपको यहाँ n की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए जो 23.8 से ठीक बड़ी हो। तो 23.8 से बड़ा नंबर क्या है, सिर्फ 24 है जो नेचुरल है। तो दिस इज आंसर। अब आपको डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और मन लगा करके पढ़ना है। अब मैंने वीडियो लेक्चर आपको बना के भेज दिया है, कल इमेज भी आपको भेज दूंगा, और सॉरी आज ही भेज दूंगा। और मन लगा करके पढ़िएगा, जितना हो सके घर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स इसके विषय में जानते हैं कि घर ही रहकर अभी आपको पढ़ना है। और वैसे भी जो गवर्नमेंट से आदेश आए हुए हैं 21 अगस्त तक अभी आपको स्कूल नहीं आना है पढ़ाई के लिए। वैसे तो आपके कागज़ों की पूर्ति के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आपको स्कूल बुलाया जाएगा, तब आपको आना है पेरेंट्स के साथ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स घर रह के मेहनत जरूर करनी है, आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ओके बाय स्टूडेंट्स।